हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 2 अगस्त से शुरू होना है। तो 2 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले आप लोगों को हम ज़्यादातर मोस्टली जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के आधार पर करा देंगे। और आई एम श्योर कि इस जितने भी वीडियो होंगे इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट हमारा पहला होने वाला है। पहले प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो अगर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करें आपका, तो बायोडायवर्सिटी होती है, जिसका जो अधिनियम है वो 2002 में आया हुआ था। यानी अगर इसका अधिनियम पूछा जाए तो ये 2002 में आता है। और इसकी जो शुरुआत है यानी इसकी स्थापना हुई थी वो 2003 में की गई थी। इसकी जो 2003 में की गई थी। अगर इसके मंत्रालय की बात करें तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो होता है भारत का, उसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और ये जो आपका होता है जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है, तो 22 मई को जो होता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 22 अप्रैल की बात कर लें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात कर लें तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करके रखेंगे। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं मिला तो आप बताना, ज़रूर इनसे क्वेश्चन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर साइट समझौता कब हुआ था। तो अगर रामसर साइट की बात करें कि इसका समझौता कब हुआ था रामसर साइट का, तो 1971 में ईरान के रामसर साइट पर आपका समझौता किया गया। लेकिन अगर भारत की बात कर लें कि भारत ने इसमें कब हस्ताक्षर किए हुए थे, तो भारत ने 1982 में इसके अंदर हस्ताक्षर किए हुए थे। रामसर सम्मेलन जो था वो 1971 का यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि थी, जिसके तहत क्या होता था कि जो नमी की जगह वाली हैं उनको रामसर साइट घोषित किया जा रहा था। और ये जो सम्मेलन था ये कार्यवाही में अपनी पूरी तरह आया हुआ था 1975 के अंदर। अगर भारत की पहली बात करें कि भारत की पहली जो रामसर साइट थी वो कौन सी थी, तो चिल्का झील जो थी वो भारत की पहली रामसर साइट थी। उड़ीसा की, जो कि उड़ीसा के अंतर आती है, उड़ीसा की यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बाकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो था राजस्थान का, उसको भी शामिल किया गया था। इसको 1981 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। तो अगर भारत की पहली पूछी जाए तो पहले में आ जाता है आपका चिल्का झील, जो कि उड़ीसा के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वह पहली नृत्यांगना कौन थी जो कि राज्यसभा के लिए नामित की गई थी। तो पहली नृत्यांगना की बात कर लें तो रुक्मणी देवी जो अरुंडेल थी, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली ऐसी नृत्यांगना हुई जो कि राज्यसभा के लिए नामित की गई थी। और इनका जो संबंध था वो था, यहाँ पर इनका संबंध की बात करें तो भरतनाट्यम से इनका संबंध था। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु से संबंधित आपका होता है त्यौहार, आपका शास्त्रीय नृत्य। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक होता है भरतनाट्यम भी, जो कि तमिलनाडु का होता है। कई बार ये पूछा गया कि इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो 1956 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस का एग्ज़ाम सिर्फ बाकी रह गया है 2023 में, जो कि अगस्त और सितंबर में होने वाला है। तो 2022 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे एसएससी के, जिसमें कि एमटीएस 2022 था, सीएचएसएल 2022 था, सीजीएल 2023, तो इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया है। और उनकी जो, जैसा कि पता है कि एसएससी में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफ़ी फ़ायदे के होने वाली पीडीएफ है। तीनों एग्ज़ाम की पीडीएफ का जो कॉम्बो है आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिल रहा है। बाकी अगर आप सिंगल किसी एग्ज़ाम की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा 25 रुपीज़ में। तो सिंगल एग्ज़ाम के लिए 25 रुपीज़, कॉम्बो जो है 49 में। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेज़ कर सकते हैं। बेहद ही फ़ायदेमंद आपके लिए पीडीएफ होने वाली, चाहे आप दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्रा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो अगर यहाँ पर बोर्रा की बात करी जाए कि बोर्रा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो अनंतगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर बोर्रा की गुफाएं स्थित हैं, जो कि भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की अराकू घाटी में आपके स्थित हैं, जिन्हें कि बोर्रा गुहलू भी कहा जाता है। तो अगर इनका राज्य पूछा जाए तो इसका राज्य जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जहाँ से संबंधित हैं। बाकी अगर बोर्रा की गुफाओं की बात करें तो ये अनंतगिरी पहाड़ियों पर आती हैं। उसी तरह जैसे अगर भीमबेटका की बात करी जाए, कई बार पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहाँ ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो अभी तक एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये भारत के एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
और बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसको 2003 में शामिल किया जा चुका है, यानी कि जो भीमबेटकाओं की गुफाएं हैं इन्हें 2003 में आपका शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में। जैसा कि ऊपर बता भी चुके हैं कि 2003 में एक और काम हुआ था, जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, तो वो भी 2003 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, वराह की गुफा की बात करें तो वराह की गुफा जो थी इनकी बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में वराह गुफा मंदिर है, और जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से जो तीसरा अवतार वराह था का ये मंदिर महाबलीपुरम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये सारी गुफाएं याद रख लेने, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंभू महाराज को किसके लिए पद्मश्री दिया गया था, यानी किस चीज़ में योगदान के लिए दिया गया। तो शंभू महाराज की बात करें, शंभू महाराज हों, बिरजू महाराज हों या लच्छू महाराज हों, इन सभी का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है, जो कि कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो इनके योगदान के लिए इनको 1958 में, अगर आपसे कभी ईयर पूछ लिया जाता है तो 1958 में शंभू महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 1967 यानी कि 1967 की बात करें तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। 1952 में ये नई दिल्ली के भारतीय कला केंद्र में भी शामिल हुए थे। बाकी अगर बात करें तो जो इनका जन्म था वो लखनऊ के कथक घराने में हुआ था। अगर इनका जन्म पूछा जाए, बिरजू महाराज का जो हुआ था लखनऊ के कथक घराने में, और शंभू महाराज जो थे अगर बात करें तो लच्छू महाराज जो ये जिनके बारे में शंभू महाराज के बारे में बात की गई है, तो जो शंभू महाराज हैं ये बिरजू महाराज के यानी चाचा थे, यानी बिरजू महाराज के जो चाचा थे वो शंभू महाराज थे, जिन्हें कि 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवानंद की आत्मकथा का क्या नाम है। तो अगर देवानंद की बात करें तो देवानंद जो है यहाँ पर इनकी आत्मकथा की बात करें तो रोमांसिंग विद लाइफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देवानंद की आत्मकथा का नाम है, और पहले भी कई बार ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम के अंदर। वहीं अगर ऋषि कपूर की बात करें कि ऋषि कपूर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो खुल्लम खुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड नाम से ऋषि कपूर की आत्मकथा है। अब और बता दें कि अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना है, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये जो पीडीएफ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। बाकी अगर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान खुराना की अगर बता दें आत्मकथा की, तो आयुष्मान खुराना ने क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड यहाँ पर लिखी हुई है। यह आयुष्मान खुराना की बायोग्राफी। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी, यानी कि एनीथिंग जो बट खामोश के नाम से ये शत्रुघ्न सिन्हा की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतूर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। तो शिव कुमार शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि संतूर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वहीं अगर अमजद अली खान की बात कर ली जाए कि अमजद अली खान क्या बजाते थे, तो ये सरोद से संबंधित रहे हुए थे। जाकिर हुसैन या अल्लाह रखा खां की बात कर लें तो इनका संबंध तबला से रहा हुआ था। पंडित राम नारायण की बात करें तो पंडित राम नारायण जो मिश्र हैं, इनका संबंध रहा हुआ है सारंगी से। तो ये कल क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था, पंडित राम नारायण मिश्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोमेथेन का सूत्र क्या होता है। तो नाइट्रोमेथेन की बात करें तो CH3NO2 राइट आंसर हो जाता है, जो कि नाइट्रोमेथेन का सूत्र होता है। एस्टिक अम्ल की सूत्र की बात करें तो ये CH3COOH होता है, जो कि सिरका होता है, किचन में से सिरका के नाम से जानते हैं। फिटकरी की बात करें यानी कि जो फिटकरी तो नहीं, यहाँ पर विरंजक चूर्ण की बात करें जिसे कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, तो ये CaOCl2 होता है, यानी CaOL2 होता है, जो कि विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय से पहले कौन सा मंत्रालय था। तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री हैं भारत के, लेकिन अगर इससे पहले की बात करें कि ये क्या थे, तो भारत के कौशल विकास और उद्यमिता जो विभाग था उसके मंत्री थे, यानी कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान। और वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री भी, यानी शिक्षा मंत्रालय से भी संबंधित हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय की भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो दो जगह के कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों को याद रखना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं, साथ ही कृषि मंत्रालय के हैं।
बाकी अगर बात कर लें कि सूचना और प्रसारण जो खेल मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है, तो यह कैबिनेट जो मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर के उत्तरदायित्व में आता है, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और साथ ही साथ जो खेल मंत्रालय है वो अनुराग ठाकुर के अंडर आ रहा है। बाकी अगर बात करें आवास और शहरी विकास मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो हरदीप सिंह पुरी इसके कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके अंतर्गत केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय आ रहा है। नेक्स्ट है कि ये पूछा गया था, देखिए एग्जाम में अभी CGL या CCL वाले में, कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तो खाद्य अगर प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बात करें तो पशुपति कुमार पारस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल गेट्स की आत्मकथा का क्या नाम है, तो अगर बिल गेट्स की आत्मकथा की बात कर लें तो द रोड अहेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नाम है बिल गेट्स की आत्मकथा का, जो कि CGL 2021 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वैसे क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा जाता है कि कालिदास जो सम्मान है वो इनमें से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो इस तरह से होता है। तो अगर इसकी सम्मान की बात करें तो 1980 से 81 के बीच में शुरू होता है कालिदास सम्मान। इस जो पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, साथ में ही 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और जो कि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला, ये 4 क्षेत्र याद रखने हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला के क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो 2021 की बात करें तो हिंदी साहित्य में, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी साहित्य में ये जो मिला हुआ था ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया हिंदी के अंदर। बाकी अगर इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बोलें तो वो नमिता गोखले को दिया गया था, इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का। बाकी अगर 2022 का पूछ लिया जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो वो कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक दिन अभी SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ था, मोस्टली लोगों से छूट गया था, कि 1911 में दिल्ली के दरबार में जॉर्ज पंचम के सामने किसने प्रदर्शन किया हुआ था, तो इसका आंसर जो है जानकी बाई था। SSC का प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन था, जो कि पूछा गया था CHSL के अंदर 2021 में, तो उसी का रिपीटेड क्वेश्चन आ गया था। तो जानकी बाई थी जिन्होंने 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के सामने प्रदर्शन किया हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने पूरे 2 सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित करवाए थे, यानी उस समय अगर ये पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो वो रहे हुए थे लॉर्ड कर्जन। बाकी ये क्वेश्चन है कि किस नृत्य को शादिर के रूप में जाना जाता है, तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शादिर के रूप में जिसको जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो अगर ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करें तो खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं। साथ ही साथ कुछ इनकी और भी पुस्तक हैं, आई शैल नेवर हियर अ नाइटिंगेल, ये भी इनकी पुस्तक कई बार पूछी जाती है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये भी ठीक पुस्तक है। और दिल्ली एक उपन्यास यानी दिल्ली देलई अ नॉवेल भी इनकी एक पुस्तक है। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं यहाँ पर संबंधित हैं खुशवंत सिंह से। नेक्स्ट है कि वर्तमान में NCERT के निदेशक कौन है, जो आपके NCERT की बुक्स पढ़ते हैं उनके महानिदेशक कौन है, तो दिनेश प्रसाद जो सकलानी है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में NCERT के निदेशक हैं। बाकी NCERT की अगर वर्तमान शिक्षा विद्यानी की बात करें अध्यक्ष की, तो वो ऋषिकेश सेनापति यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट आगे अगर बात कर लें कि सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के यहाँ पर बात करें कि कौन है इसके अध्यक्ष, तो पूर्णकालिक जो सदस्य हैं माधवीपुरी बुच रही हुई हैं इसकी अध्यक्ष, जो कि पहली महिला है। पहली महिला जो अध्यक्ष हैं वो सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की माधवीपुरी बुच रही हैं। बाकी JNU की बात करें कि जो JNU है उसके कुलपति कौन है, तो वर्तमान में कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन इसके कुलपति हैं। बाकी अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो पहली महिला अभी तक हुई थी इनसे पहले थी वो शांति श्री धूलीपुड़ी थी, जो कि इनसे पहले रही हुई थी कुलपति JNU की, और वो पहली महिला कुलपति भी थी JNU की जब से इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि किस वाद्य यंत्र कलाकार ने
पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न मिलाकर चारों नागरिक सम्मान जीते हुए हैं। तो ऐसा जीतने वाले जो थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, जिनका संबंध जो था शहनाई से था। इन्होंने भारत रत्न भी जीता हुआ, पद्म भूषण भी जीता हुआ है, पद्म विभूषण भी जीता हुआ है, पद्म श्री भी जीता हुआ है। तो इन्हें 2001 के अंदर भारत रत्न मिला हुआ था और इसी समय लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाकी उस्ताद जो जाकिर हुसैन रहे हैं तबला वादक, इनको 3 पुरस्कार मिले। 2023 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, 1988 में पद्म श्री दिया गया, 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। तो ये सारे भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि प्लेइंग टू विन, यानी कि जो प्लेइंग टू विन है ये किसकी आत्मकथा का नाम है। तो अगर प्लेइंग टू विन की बात कर लें तो साइना नेहवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी आत्मकथा का नाम प्लेइंग टू विन है। बाकी अगर प्लेइंग इट माई वे की बात करी जाए किसकी है, तो प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करी जाए तो युवराज सिंह की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की बात करी जाए तो कपिल देव की है। बिलीव की बात करी जाए तो सुरेश रैना की है। 281 एंड बियॉन्ड की बात करी जाए तो वो वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवादों से घिरा उपन्यास लज्जा किसके लेखक कौन है। अगर लज्जा की बात करें कि विवादों से घिरा उपन्यास कौन सा है तो तस्लीमा नसरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखा गया है इनके द्वारा। उपन्यास लज्जा एक विवादास्पद किताब थी जो कि 6 दिसंबर 1992 को भारत में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के तुरंत बाद बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भड़के हिंदू विरोधी दंगों की प्रतिक्रिया पुस्तक के रूप में जाना जाता है। यह सांप्रदायिक भावनाएं इससे बढ़ रही थी जो कि बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया गया था, जो कि धर्मनिरपेक्षता छाया में रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों की यहाँ पर बात की गई। तो जैसे 140 की बात करें, आपका 154 यानी कि 154 के तहत तो कार्यकारी जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल के अंदर होती हैं। अनुच्छेद जो 155 होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होता है। अनुच्छेद 156A की बात कहें तो राष्ट्रपति की खुशी के दौरान कार्यालय को उपयोग करेगा। अनुच्छेद जो 156 का B होता है उसके अनुसार अपना इस्तीफा राज्यपाल लिख करके राष्ट्रपति को दे सकता है। उसका जो C होता है उसके अनुसार उसकी कार्यकाल की समाप्ति से होता है। अनुच्छेद 157 की बात करें तो उसकी नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित होता है। और अनुच्छेद जो 158 होता है वो इसलिए होता है कि किसी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो अगर शेषाचलम की बात करें कि ये किस राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर शेषाचलम जैवमंडल रिजर्व आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। आंध्र प्रदेश का ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो अगर ये भी पूछ लिया जाए कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है आंध्र प्रदेश का तो वो शेषाचलम हो जाएगा। और अगर राज्य पूछा जाए किस राज्य में है तो वो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना कौन है। तो अगर बात करें तो नर्तकी नटराज इसका राइट आंसर हो जाता है, जो कि पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना रही हुई हैं। बाकी अगर बात करें इनका संबंध किससे है तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और 2019 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली जो है पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी हुई है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राजस्व घाटा क्या होता है। तो अगर राजस्व घाटा की यहाँ पर बात कर लें तो राजस्व घाटा जो होता है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, यानी कि जो खर्च होता है राज्य का वह यहाँ पर जो प्राप्तियाँ होती हैं यानी कि जो पैसा प्राप्त होता है उससे अधिक हो जाता है, तो वहाँ पर राजस्व घाटा हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्व घाटे से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में चेतावनी के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पीला कार्ड राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फुटबॉल में चेतावनी के दौरान पीले कार्ड का प्रयोग किया जाता है कि सावधानी बरती जाए। बाकी अगर लाल कार्ड इसी की जगह दिखा दिया जाता है फुटबॉल के अंदर तो इसका मतलब होता है कि खिलाड़ी को तत्काल वहाँ से फील्ड को छोड़ना होता है।
तो ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बाकी इसी तरह रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। बाकी कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एनालिसिस तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी बेहतर कंटेंट यहाँ प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपको करवाया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो बिल्कुल। और जितने ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं इनसे हम क्वेश्चन एग्ज़ाम जिस दिन आएगा उस दिन बताएंगे कि किस प्रैक्टिस सेट में ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़े हो तो उनसे भी जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस की PDF और बाकी सारी अपडेट जो है वहाँ पर मिलती रहेंगी।